हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। पहले हम लोग पार्ट कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या होता है गुडविल? अगर नॉर्मल टर्म्स में बोला जाए तो गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे सर बुक्स में दिखाना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू करेंगे गुडविल। अगर सपोज एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करने जा रही है तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं गुडविल, वो वैल्यू करना है, कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो वेरियस फार्मूलास है हमारे पास, वो सारे फार्मूले एक एक करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दे दूँ, ये वैल्यूएशन होगी कैसे। सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, मैं पिछले 20 साल से चला रहा हूँ, रोज़ 200 कस्टमर आ रहा है। 20 साल के बाद मैं अभी वो बिज़नेस बेचना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चलाना चाहता हूँ। और मैं जब बेचने आया तो मिस्टर एक्स करके कोई आया और वो मेरा बिज़नेस खरीदना चाहता है। मुझे आके पूछता है कि आपका ये जो बिज़नेस आप बेचना चाह रहे हो ये कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितने की है? तो मैंने उसको बोला मेरी प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की। अब वो बोलता है ठीक है मैं चेक बना के देता हूँ, आपको बिज़नेस खरीद लेता हूँ 50 करोड़। मैं बोला रुको, ये तो मेरा एसेट की वैल्यू है 50 करोड़। मेरे पास 200 कस्टमर रेगुलर आता है। अब बिज़नेस मैं चलाऊं या तुम चलाओ, उतने कस्टमर तो आने ही वाले 200। तो मुझे इससे बियॉन्ड पे करो, कुछ ज़्यादा पे करो, क्योंकि मेरी मेहनत का अब मिस्टर एक्स खाने वाला है। तो वो जो वैल्यूएशन, जो मेरे मेहनत का पैसा उसे आने वाले टाइम पे मिलने वाला है, उसका मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज गुडविल। तो उसने एस्टिमेट किया कि चलो ठीक है 50 लाख है, मैं आपको देता हूँ 60 करोड़, सॉरी 50 करोड़ से तो मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे बोला 60 करोड़। ये क्या था 50 करोड़ का? मेरा एसेट्स। और ये क्या है 60 करोड़? नहीं, ये है परचेस कंसीडरेशन। ये वो मुझे पे कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि आने वाले 3-4 साल तक अगर मैं चलाऊं बिजनेस या तुम चलाओ बिजनेस, ये कस्टमर उतना ही रहेगा। अगर तो तुमने ढंग से चला लिया तो वो सेम लेवल मेंटेन रहेगा कस्टमर का, अगर नहीं चला पाए तो फिर ऑब्वियसली वो फॉल डाउन हो जाएगा बिजनेस। तो ये जो एक्स्ट्रा उसने वो मेरे मेहनत का वजह से जो उसे बेनिफिट होगा, वो जो एक्स्ट्रा पे किया वो कितना है? वो है तुम्हारा गुडविल 10 करोड़। ये तो मेरा एसेट है। तो गुडविल क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड परचेज कंसीडरेशन। अमालगमेशन में कैलकुलेट करते थे ना हम लोग नेट एसेट मेथड में, वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वेरियस फॉर्मूलाज देखना होगा। तो देखो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। छोटे छोटे फॉर्मूला की जो मेथड है वो पहले देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बड़ा सिंपल सा काम है, आपको सर्टेन ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। मान लो मैं सामने वाले से गुडविल मांग रहा हूँ, मैं उसके बोल रहा हूँ कि मुझे आने वाले 3 साल का प्रॉफिट जो तुम मेरी मेहनत का खाने वाले हो, उसका मुझे सर्टेन अमाउंट अभी दे दो गुडविल, 3 इयर्स परचेज का। तो बोलता है ठीक है, पिछले आपके कुछ सालों का मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, उसका एवरेज जो बनेगा उसके बेसिस पे मैं आपको गुडविल दूंगा। मैंने बोला मेरे 3 साल का प्रॉफिट है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, टोटल कितना हुआ? 50 लैक्स डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 3। मैं और एक लेता हूँ तो तुम ये 3 समझोगे, प्लस 10 लैक्स, ऐसा मान लो। तो अब कितना हुआ टोटल? 60 लैक्स। 60 लैक्स डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 4। तो 60 लैक्स डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है एवरेज? 15 लाख। तो ये मेरे एवरेज प्रॉफिट का आगे के 3 साल का मुझे गुडविल दे दो। तो मल्टीप्लाई बाय 3, 45 लाख रुपीज वो मुझे क्या देगा? गुडविल। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे सर्टेन ईयर्स को वेट दिया जाएगा क्वेश्चन में। वो वेटेड एवरेज, वो वेट जो रहेगा उससे मल्टीप्लिकेशन करो, आपका वेटेड प्रॉफिट मिलेगा, उसे आप डिवाइड करोगे आपके वेट का टोटल जो आएगा उससे। मान लो मेरे 4 साल का प्रॉफिट था 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 10 लाख, और वेट मान लो दिया है
1 2 3 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 लाख, 30 लाख, 75 लाख और 40 लाख। इसका टोटल कर दो अभी अमाउंट का, 40 80 1 लाख, 1 करोड़ 55 लाख। और आपके वेट्स का टोटल क्या है 10, तो 1 करोड़ 55 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आपका मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यही जो अमाउंट आएगी ये बन गया आपका गुडविल। चलो ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलास है, मजा तो आएगा। अब आगे दिया है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। यूजुअली क्या क्या पूछेंगे आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये मेजर पूछेंगे आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए मेरे पास पहले 5 स्टेप है। मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा एफएमपी, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। अब एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल मिल जाएगा। अब नाउ व्हाट इज एफएमपी, मतलब फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट। मिस्टर एक्स का बिजनेस मैं खरीद रहा हूं, उसके पास कुछ सर्टन खर्चे थे, उसने जो प्रॉफिट मुझे बताया उसमें कुछ सर्टन ऐसे खर्चे थे जो फ्यूचर में मैं जब बिजनेस खरीदूंगा तो वो खर्चे मुझे नहीं आने वाले। अगर वो फ्यूचर में मुझे वो खर्चे नहीं आएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं आने वाले, तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब वो चेंजेस लाऊंगा मैं। कुछ ऐसी इनकम थी मिस्टर एक्स को जिसका बिजनेस में खरीद रहा हूं, फ्यूचर में जब मैं बिजनेस खरीदूंगा वो इनकम मुझे नहीं होगी। मान लो उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर का फ्लोर किसी को भाड़े पे दिया, मैं नहीं देना चाहता भाड़े पे वो, तो वो फ्यूचर में मुझे इनकम होगी क्या? उस बंदे ने तो वो भी इनकम दिखाई थी बिजनेस में, तो वो फ्यूचर में मुझे इनकम नहीं आने वाली, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा जब इसका बिजनेस मैं खरीद लूँगा। तो ऐसे कुछ खर्चे, ऐसे कुछ इनकम जो फ्यूचर में नहीं आएंगे वो एडलेस हो जाएगा। ये एडजस्ट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं हम लोग फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स दिए देखो यहाँ पे, ध्यान देना। अब इसे रीड करने के हिसाब से रीड करना है, इसे बाय हार्ट नहीं करना। इसे फॉर्मूले को मैंने तरीका बताया कैसे एडलेस होगा। यहाँ पे बोला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप अगर कैलकुलेट करना है तो पहले तो आप अपने प्रॉफिट का एवरेज निकालो, जो मैंने सबसे पहले बताया। 5 साल का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड करो तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। इस एवरेज प्रॉफिट में आप ऐड क्या करोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, उसको मैं रीड करूं अगर फुल फॉर्म में, मतलब पूरा डिटेल में, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट बट नॉट चार्ज इन फ्यूचर। कुछ खर्चे पहले होते थे, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस में खरीद रहा हूं उसे कुछ खर्चे थे पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में जब वो बिजनेस में खरीद लूंगा तो वो मुझे खर्चे नहीं होने वाले, तो मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन से एक्सपेंस है? उसके पास 20 एम्प्लॉय थे काम पे, मैं 10 से काम कर लूंगा, तो 10 एम्प्लॉय का खर्चा वो पे कर रहा था जो मुझे फ्यूचर में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्या ऐड होगा? इनकम नॉट अर्न बट अर्न इन फ्यूचर, मतलब मिस्टर एक्स का बिजनेस में खरीद रहा हूं, कुछ ऐसी इनकम, क्वेश्चन बोलेगा ऐसे एडजस्टमेंट में कि पास्ट में वो इनकम नहीं थी लेकिन फ्यूचर में ये इनकम होगी, तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में इनकम होगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसे ऐड करना है। लेस क्या क्या करेंगे? एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन पास्ट, मिस्टर एक्स का बिजनेस खरीद रहा हूं, एक्सपेंसेस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो उसे नहीं थे बट चार्ज इन फ्यूचर, वो खर्चे फ्यूचर में आएंगे। ऐसे क्या होगा?
मिस्टर एक्स के पास कोई मैनेजर ही नहीं था, मैंने अभी मैनेजर भी रखा है उस फॉर्म में, तो उसका खर्चा बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रॉफिट कम होगा। ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे ऐसे खर्चे आएंगे, तो फिर उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लास्ट, इनकम अर्न बट नॉट अर्न इन फ्यूचर, मतलब पहले मिस्टर एक्स को कुछ इनकम, मैंने एग्जांपल दिया ना, उसने अपने प्रॉपर्टी के ऊपर का फ्लोर भाड़े पे दिया हुआ था, उसे इनकम अर्न हो रही थी, लेकिन मैं नहीं देना चाहता फ्यूचर में वो भाड़े पे, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये एडजस्ट करने होंगे। अब ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन बोलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एड लेस करते रहेंगे, फिर मुझे मिल जाएगा वो प्रॉफिट जिसे मैंने एडजस्ट किया है। तो क्या कहेंगे उसे, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और याद रखना, मैं कोई भी अगर एडजस्टमेंट करता हूँ तो वो बिफोर टैक्स के प्रॉफिट पे ही एडजस्टमेंट्स होंगे। ये जो रेक्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ये कौन से प्रॉफिट पे होना चाहिए, बिफोर टैक्स। और लास्ट में मैं टैक्स माइनस करूँगा, तो यहाँ पे लेस क्या कर दिया हमने, टैक्स। तो अब जाके मुझे मिला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो वर्ड क्या लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स। वो भी कौन सी वैल्यू, टैंजिबल एसेट्स लेने मैंने, तो क्या नहीं लूंगा मैं, इनटैंजिबल आइटम्स नहीं लूंगा। ट्रेडिंग एसेट लूंगा, मतलब नॉन ट्रेडिंग आइटम्स नहीं लूंगा, और ना ही मैं फिक्टिशियस एसेट्स लूंगा। तो ये टैंजिबल, आपके एसेट साइड में क्या क्या होता है, एसेट साइड में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट। हम फिक्टिशियस नहीं लेंगे, ना ही इनटैंजिबल लेंगे। और एक आइटम आता है नॉन ट्रेडिंग, क्या है, इन्वेस्टमेंट। कैन बी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, कैन बी नॉन ट्रेडिंग। क्वेश्चन अगर बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसे कभी भी कंसिडर नहीं करना। बाकी की वैल्यू को ऐड कर दो, आपको टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स मिल जाएगा। इस टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, आपके लायबिलिटी साइड में शेयर्स होता है, रिजर्व्स होता है, बोरोड फंड होता है, और करंट लायबिलिटी होता है। शेयर्स हटा दो और रिजर्व्स हटा दो, जो बचा वो आपका क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। चलो थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मेरे पास वो 60 करोड़ पड़ा था, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है अगर कोई, अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो पहला सोच तो मैं ये रखूंगा कि अगर ये पैसे को मैं बिजनेस में ना लगाते हुए मैं अगर बैंक में दे दूं, तो मुझे बैंक से क्या इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक रेट। मान लो बैंक मुझे दे रही है 9% इंटरेस्ट, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूं, लेकिन मैं बिजनेस में पैसा लगाना चाहता हूं, और बिजनेस में तो रिस्क होगा, तो वो रिस्क रेट भी मुझे चाहिए कि भाई अगर मैं FD ना कराते हुए कहीं और इन्वेस्ट करूं, तो मुझे उतना एक्स्ट्रा चाहिए। तो मान लो 3% में एक्स्ट्रा कमाना चाह रहा हूं, तो 9% प्लस 3% विल बिकम 12%. This should be my normal rate of return. So what is normal rate of return? Bank rate plus risk rate. Clear है यहाँ पे? चलो अब ना यहाँ पे दूसरा तरीका भी दिया है। ये तो देखो यूजुअली मैक्सिमम टाइम आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में क्लियर दे दिया होगा, नहीं तो किसी भी टाइम पे अगर कभी आपको डिविडेंड दिया है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, होटल इंडस्ट्री अगर बात कर रहे हैं, तो आपके सेक्टर में क्या रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, अगर ऐसा डिविडेंड दे दिया है तो ऑब्वियसली आपको मार्केट प्राइस दिया होगा। अगर आपको मार्केट प्राइस नहीं दिया तो क्या, तो जो डिविडेंड रेट रहेगा वही मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर आपको डिविडेंड का रेट भी दिया और मार्केट प्राइस भी दिया, दोनों को डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट, जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें से आप निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन लिखा नहीं क्या मैंने, लिखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड उसे मल्टीप्लाई करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। क्लियर है? अगर मान लो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है,
तो 10 लाख का 10% कितना आया, 1 लाख। और ऐसा मान के चलते हैं कि मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,50,000, बराबर। तो देखो एक एक स्टेप बढ़ोगे तो कैलकुलेशन उसके बेसिस पे होता रहेगा। आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिला, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1.5 लाख, सॉरी सुपर प्रॉफिट 1.5 लाख, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया, 50,000। अब इस पे कैलकुलेट होगा आपका गुडविल। क्लियर है? देखो दिखने में वो थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत वास्ट है, 5 स्टेप के नाम याद रखो बस, उसके बेसिस पे हम लोग इसे सॉल्व करते रहेंगे। क्या क्या है मेथड आपके, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एफएमपी, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड एनआरआर, वो तो दिया होगा, और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया तो नंबर ऑफ इयर्स बोला ही होगा, उससे मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा गुडविल। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करोगे तो देखो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के बाजू में क्या लिखा हुआ है दो तरह से होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तो एक्चुअल और एक एवरेज। एक्चुअल कैसे मिलेगा मैंने बताया है, टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो, दैट इज योर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब आप कैपिटलाइजेशन वाला मेथड सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, इतना ध्यान देना। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूं आपके मेथड्स क्या क्या है। गुडविल कैलकुलेट करना है तो 2 मेथड लेके चलते हैं हम लोग, जिसमें आप एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड कैलकुलेट करोगे, जिसमें आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला सॉल्व करोगे, और तीसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा चाहिए, एक्चुअल। कौन सा चाहिए, एक्चुअल। लेकिन अगर हम लोग दूसरा मेथड लें जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरह से सॉल्व होगा, एक होगा एफएमपी के बेसिस पे और दूसरा सॉल्व होगा आपका सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। एफएमपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को ऑल्टर करके हम लोग एफएमपी ढूंढते हैं ना। तो चलो अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड। सबसे पहले ढूंढ लो एफएमपी। आपको पता है एफएमपी कैसे ढूंढते हैं, सुपर प्रॉफिट में कितने कितने स्टेप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5। पहला एफएमपी, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा एनआरआर, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद सुपर प्रॉफिट। तो अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड ढूंढना है तो पहले क्या ढूंढोगे, पहले एफएमपी कैलकुलेट कर दो। एफएमपी कैलकुलेट करना तो आपको पता ही है। नेक्स्ट उसके बाद अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है एफएमपी मेथड में, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इतना सही फॉर्मूला है। एफएमपी का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे मिलेगा, एफएमपी ढूंढा ना आपने, इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्या है, 100 अपॉन एनआरआर। उसमें से क्या माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे। चल, और ये अगर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट ढूंढो पहले, और एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया तो आपका फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। खत्म, डन, क्लियर। लेकिन जब आप सुपर प्रॉफिट ढूंढोगे, यहां पे सुपर प्रॉफिट ढूंढते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेते हो, एक्चुअल, और यहां पे कौन सा चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज। क्लियर है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका एक्चुअल है,
उसमें से माइनस कर दो हाफ ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन याद रखना ये कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स। कौन सा प्रॉफिट चाहिए, करंट ईयर का प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर टैक्स चाहिए। समझा ये फॉर्मूला।